दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज फोरम में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग के साथ आज मैं आप लोगों के बीच में जो पूर्व में समाजशास्त्री, महान राजनेता, चिंतक के रूप में स्थापित भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकतंत्र की अवधारणा को, भारतीय लोकतंत्र की अवधारणा को सार्वभौमिक सार्वभौमिक ढंग से विश्लेषित करने का प्रयास किया और नवजात हिंदुस्तान को विकास की धारा से जोड़ने का कार्य किया। इस कार्य करने में जिस तरह से लेनिन ने 1919 में सोवियत यूनियन के गठन के बाद जो संविधान की धारा का विश्लेषण किया या नवाचार किया, उसी तरह से ट्रोट्स्की, स्टालिन जैसे व्यक्तित्व के अलावा बुखारिन की विचारधारा के माध्यम से प्रभावित होकर दूसरी तरफ उदारवादी चिंतन को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए मार्क्सवाद और गांधीवादी विचारधारा के बीच में समन्वय स्थापित करते हुए भारतीय लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का कार्य किया। संविधान का लेखन करवाया अपने विचारों, अपनी अभिव्यक्तियों के माध्यम से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा भीमराव अंबेडकर के चिंतन को प्रभावित किया और भारतीय संविधान की जो दुनिया की सबसे बड़ा संविधान है, उस संविधान के विधान का निर्माण किया और 26 जनवरी 1950 को उसे भारत में लागू किया गया। उसके बाद में अनेक पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई, जिससे कि भारत की जो जॉइंट इकोनॉमिक सिस्टम थी, उस इकोनॉमिक सिस्टम को धरातल पर लाया जाए और उसे धार दिया जाए, उसमें तीव्रता दी जाए। इसके लिए पंचायती राज की अवधारणा का प्रतिपादन करते हुए जो मूल रूप से एग्रीगेरियन सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और अन्य धाराओं को विकसित करते हुए आगे बढ़ाने का कार्य किया। उसी दौर में 2 अक्टूबर 1952 को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से और अनौपचारिक अवधारणा जिसमें विनोबा भावे की विचारधारा जो उदारवाद का एक प्रतिवाद और पर्याय के रूप में विकसित हुआ था, उसे शामिल करते हुए जॉइंट इकोनॉमिक सिस्टम को भारत में लागू करने का सफल प्रयास किया। भूदान जो विनोबा की सोच थी और उस सोच के आधार पर उस सोच में पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाजवादी चिंतन स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। महान चिंतक पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा पर मार्क्सवादी चिंतन और उदारवादी चिंतन का समन्वय स्पष्ट रूप से दिखता है, क्योंकि मार्क्सवाद जो काल्पनिकता की अवधारणा पर आधारित था, उसे 1919 में रेल्म ऑफ नेसेसिटी एंड रेल्म ऑफ आइडियोलॉजी के माध्यम से सोवियत संघ में प्रायोगिकता के बंधन से बांधा गया। उस दौरान मूल रूप से जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुए,
जारवादी व्यवस्था के खिलाफ में उसके उसके उसका प्रत्युत्पन्न मतित्वता जो है, उसका प्रतिवाद जो है, उसका रिजल्ट जो है, परिणाम जो है, वह मूल रूप से आपको सोवियत संघ के गठन के साथ देखा जा सकता है, जो बाद में कालांतर में मूल रूप से इकोनॉमिक डिप्रेशन की अवधारणा के माध्यम से जो यूरोप में अव्यवस्थाएं, आर्थिक मंदी जो छाई हुई थी या औद्योगिक विकास की धारा जो है कुंठित हो गई थी, उस दौर में अपने आप को औद्योगिक विकास की धारा से जोड़ते हुए सोवियत संघ की अवधारणा को नई धारा देने का कार्य किया। इससे अत्यधिक प्रभावित पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, जिसकी झलक हमको डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी या यूनिटी ऑफ इंडिया, द यूनिटी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के माध्यम से भी देखने को मिलता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूल रूप से अवधारणा देखी जाए तो वह उदारवाद का पर्याय के रूप में स्थापित है, जिसमें संरचनावाद, प्रकारवाद, जो मूल रूप से 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में अर्थात दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद में आरंभ हुआ था, वहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू की अवधारणा जो है, सिद्धांत जो है, वह मूल रूप से स्पष्ट रूप से हमारे और आपके बीच में आता है। संरचनावाद और प्रकारवाद की धारा से पूर्व मार्क्सवादी चिंतन, समाजवाद और साम्यवाद, जो सेंट साइमन की विचारधारा से जुड़ा हुआ था, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौर में सभी लोगों के पास, हमारे और आपके बीच में स्पष्ट रूप से वर्ल्ड हिस्ट्री में आप देखेंगे, तो वर्ल्ड हिस्ट्री से अत्यधिक प्रभावित होते हुए जिन सिद्धांतों को बांधने का प्रयास कभी भी पंडित नेहरू ने नहीं किया, ये सारे जो सैद्धांतिक आयाम हैं, उन सैद्धांतिक आयामों पर समाजशास्त्रीय ढंग से जब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द यूनिटी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के माध्यम से बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स और जो पिता का पुत्री को लिखा गया पत्र के माध्यम से आप देखेंगे, तो समाजवादी और साम्यवादी चिंतन के साथ साथ संरचनात्मक प्रकारवाद की धारा का भी विश्लेषण स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आज हम उत्तरोत्तर पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, उत्तरोत्तर आधुनिकतावादी समाज के अंग हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्तरोत्तर आधुनिकतावादी समाज के सदस्य नहीं रहे, क्योंकि 1964 में उनकी मृत्यु हो गई और उत्तरोत्तर आधुनिकतावादी अवधारणा का या सैद्धांतिक आयाम का विकास जो है वह 1971 में डेनियल बेल की पुस्तक के माध्यम से हमारे और आपके बीच में आज भी विद्यमान है। लेकिन आधुनिक पंडित नेहरू की सोच ने अपनी कृतियों के माध्यम से, अपनी विचारधाराओं के माध्यम से स्पष्ट रूप से इंगित कर दिया था कि एक नए समाज की अभिकल्पना के लिए भारत को तैयार रहना होगा। इसलिए ज्ञान विज्ञान तकनीकी दृष्टिकोण से भारत को सर्वसंपन्न करने की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर सेल्फ सफिशिएंसी इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के लिए उन्होंने हमें अभिप्रेरित और आगाह भी किया था। तो
ऐसी परिस्थितियों में आज जो उत्तरोत्तर आधुनिकतावादी समाज है, वहाँ पर नेहरू की विचारधारा को उसकी आधुनिक जो मॉडर्न थॉट है पंडित नेहरू का, उससे जोड़ करके हम लोग देख सकते हैं। बहरहाल समाजवादी चिंतन या मार्क्सवादी चिंतन, समाजवाद होता क्या है? समाजवाद, सोशलिज्म, the philosophy of socialism is based upon the principle of wage according to labor, अर्थात श्रम के आधार पर मजदूरी देने का कार्य जो है समाजवाद करता है। समाजवाद की मूलता है कि हर हाथ को काम और हर पेट को रोटी देने की व्यवस्था जो है स्टेट को करनी है। स्टेट वहाँ मार्केट पूरी तरह से कंट्रोल्ड होती है। यही कारण है कि हमारे यहाँ जो पीडीएस सिस्टम आज भी चल रहा है, जो पंडित नेहरू की देन है, वह उस कंट्रोल सिस्टम जहाँ से हम चावल खरीदते हैं, दाल हम लोग खरीदते हैं, आज नमक भी हमको मिल रहा है, तेल भी मिल रहा है, और ये व्यवस्था आज से नहीं चल रही है। ये पीडीएस सिस्टम जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा में समाजवादी चिंतन का आज भी ज्वलंत एग्जाम्पल है हमारे और बर्निंग एग्जाम्पल है हमारे और आपके बीच में। अर्थात समाजवाद और साम्यवाद की धारा के साथ ही लोकतांत्रिक परिवेश के माध्यम से समाजवादी और साम्यवादी चिंतन को भारत में कैसे लागू किया जाए, यह एक विवेकशील चिंतक का ही परिचायक हो सकता है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा पर मूल रूप से आप देखेंगे तो अमेरिकन समाजशास्त्री टालकर पार्सन्स का जो अप्रोच है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, या अप्रोच है सोशल सिस्टम, या एजिल मॉडल एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी के माध्यम से इन सारी चीज़ों को अपने मन मस्तिष्क में शामिल करते हुए भारत को उसको इम्प्लीमेंट करने का कार्य जो है भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है सैद्धांतिक दृष्टिकोण से। इसीलिए प्रकाशवादी संरचनावादी विचारधारा के आधार पर ही भारत में जो लोकतंत्र की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके दलों अन्य दलों के लोगों के विचार विमर्श के माध्यम से जो किया गया, वह जो है एजिल मॉडल का ही एक अंग माना जाए तो किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं हम कह सकते हैं। दूसरी तरफ साम्यवाद को परिभाषित करते हुए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में 1848 में कार्ल मार्क्स ने स्पष्ट रूप से लिखा, यह हकीकत जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म के लगभग 3 दशक पहले यह इमर्ज कर चुका था 1848 में। मार्क्सवादी चिंतन का जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में स्पष्ट रूप से साम्यवाद को परिभाषित किया गया कि communism, the philosophy and the connotation of communism can be conceptualized as ways according to need, अर्थात आवश्यकता के आधार पर व्यक्ति को जो है पारिश्रमिक मिले, यह धारा जो है, यह सिद्धांत जो है, वह उसी सिद्धांत के आधार पर पंडित नेहरू ने भारतीय संविधान की धारा जो है का निर्माण जो है, उस निर्माण के दौर में समाजवादी लोकतांत्रिक शब्दावली को गढ़ने का प्रयास किया। हालांकि यह बाद में लागू हुआ, लेकिन चिंतन यह और विचारधारा
जो है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही है। इसलिए भारत की, हिंदुस्तान जो आज है पूरी दुनिया के पटल के समक्ष, वह हिंदुस्तान को गढ़ने का कार्य जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। भले ही हम उनके विचारधारा से सहमत हों, असहमत हों, लेकिन ये इस पर सभी को गर्व हो है कि भारत का एक सरदार जो है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह मिला, जिसका संबल सरदार वल्लभ भाई पटेल और उसके बाद में भाभा जैसे वैज्ञानिक और चिंतकों का उनका दृष्टिकोण भी स्पष्ट रूप से दिखा। इस पर महात्मा गांधी के साथ साथ रविन्द्रनाथ टैगोर, महर्षि अरविंद जैसे चिंतकों का, गोखले, बालकृष्ण गोखले की विचारधारा ने केवल इन्हें राजनीतिक दृष्टिकोण से अपने चिंतन को परिपक्व करने में सहायक सिद्ध नहीं हुआ है, बल्कि दादा भाई नौरोजी की इकोनॉमिक सिस्टम के माध्यम से जो है जो आर्थिक संरचना भारत की होनी चाहिए, उसका मन मस्तिष्क में लाने का जो पंडित नेहरू ने कार्य किया है वह वहीं से अभिप्रेरित है। गांधी के कॉटेज इंडस्ट्रीज, तकली, चरखा, सूत, ये धाराएं जो हैं, ये लगता है छोटी सी बात है, लेकिन कुटीर उद्योग से आत्मनिर्भरता की ओर भारत सदैव आगे बढ़ सकता है। ये परिभाषा जो है गढ़ने का कार्य जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है, जिसका हमारे संविधान में भी, हमारी पंचायती राज व्यवस्था या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम या IRDP जैसे प्रोग्राम के माध्यम से पूरे भारत में फैलाया गया, चलाया गया। इसमें कितनी सफलता मिली, कितनी असफलता मिली, यह मुद्दा विश्लेषण का है, लेकिन इस विश्लेषण के दौर में भी यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि आधुनिक भारत के निर्माण में या पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया की संरचना तैयार करने का कार्य जो है बड़ी ही सतर्क ढंग से पंडित नेहरू ने किया है। इतना ही नहीं, केवल पंडित नेहरू जैसे व्यक्तित्व जो है, गांधी, टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये क्या कहते हैं, गोखले या दादा भाई नौरोजी और महर्षि अरविंदों से प्रभावित केवल नहीं है, बल्कि यह प्रभाव, ये उनके मन मस्तिष्क पर प्रभाव आपको देखने को स्पष्ट रूप से दिखेगा कि अमेरिकी व्यवस्था के दौर में 1950 के दौर में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा है, तो उस समय 3 महान चिंतक थे। एक का नाम चार्ल्स पार्सन्स, दूसरे का नाम R.K. मर्टन और तीसरे का नाम पीटर सोरोकिन था। पीटर सोरोकिन मूल रूप से रसा के रहने वाले थे, लेकिन एग्जाइल के कारण उन्हें अमेरिका शिफ्ट होना पड़ा और चार्ल्स पार्सन्स के सहयोग करते रहे। हालांकि वो मैकेनिकल स्कूल और साइक्लिकल स्कूल के प्रणेता के रूप में माने जाते हैं, जैसे विल्फ्रेड पैरेटो, मॉस्का जैसे चिंतक यहाँ विशेष रूप से लोगों को प्रभावित कर रहे थे। उसी तरह से जर्मनी के महान चिंतक मैक्स वेबर के अलावा जिन्होंने
सोशल एक्शन स्कूल के माध्यम से मार्क्सवादी चिंतन की भारी आलोचना की। मार्क्सवादी चिंतन जो समाजवाद और साम्यवाद की धारा के आधार पर जो परिभाषा क्लास का गढ़ा था, वो क्लास ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ क्लास और सब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ क्लास को का पूरी तरह से नकार दिया था और क्लास को नए ढंग से परिभाषित करने का कार्य मैक्स वेबर ने किया। मेरे इस पंडित नेहरू इस विचारधारा से भी अत्यधिक प्रभावित थे, क्योंकि उन्हें एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना था 1947 में जो 200 वर्षों तक, पौने 200 वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी करनी पड़ी। और ये 1757 की क्रांति के दौर में प्लासी का जो युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला बुरी तरह से ब्रिटिश सेना के समक्ष में नतमस्तक हो गया था और उसे बंगाल से पलायन करते हुए भागते हुए अवध में जाकर के सिराजुद्दौला के बीच सिराजुद्दौला के शासन के दरबार में हाजिर होना पड़ा। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में वहाँ पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कई कंपनियां यूरोप की, क्योंकि उस समय उपनिवेशवाद की धारा पूरे विश्व में व्यापक रूप से विकसित हो गई थी और उस व्यवस्था को समझना था। उसके अलावा जो परमानेंट सेटलमेंट हुए, सब्सिडरी अलायंस हुए या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की अवधारणा आई, 1857 की क्रांति हुई, 1885 में आईएनसी का गठन हुआ और उसके बाद में कई ऐसे एक्ट्स आए जिस एक्ट्स के माध्यम से भारत को तोड़ने का, कई भागों में विभाजित करने का प्रयास और प्रयत्न किया गया। ये सारी चीज़ें महात्मा गांधी की विचारधारा से होते हुए पंडित नेहरू के चिंतन में उकरा हुआ था। इतना ही नहीं, 1757 के प्लासी युद्ध के पूर्व लगभग 1206 से लेकर 1206 एडी से लेकर 1757 तक, मूल रूप से आप 1757 क्यों कहें, 1857 तक मुगलों का सापेक्ष रूप से भारत पर शासन रहा है। उन सभी व्यवस्थाओं को पंडित नेहरू के समक्ष गूंज रहा था, वो उनका मनन करते हुए चले जा रहे थे। इसके अलावा भारत की प्राचीन परंपरा, गौरवमयी प्राचीन परंपरा भी उन्हें उद्वेलित कर रही थी कि भारत का संविधान, भारत का निर्माण जो है एक ऐसे राष्ट्र के रूप में किया जाए जो अद्वितीय राष्ट्र के रूप में हो, क्योंकि हमारी अद्वितीयता, हमारी शास्त्रीयता, हमारी परंपरा, हमारे परंपरागत मूल्य जो हैं वह दुनिया के मूल्यों को राह दिखाने वाला रहा है। अब आधुनिक भारत कैसे पूरी दुनिया को मार्ग दिखा सकता है, इस चिंतन को आत्मसात करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान की, भारत के लोकतंत्र की संरचना को गढ़ने का कार्य किया और उसी कार्य में जो है वह वहाँ पर जॉइंट इकोनॉमिक सिस्टम को डेवलप करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द सोसाइटी के रूप में इस्टेब्लिश किया। और भारत को यही कारण है कि दो इकोनॉमिक डिप्रेशन आए अभी तक हमारे और आपके बीच में। 1929 में फर्स्ट रिसेशन आया यूरोप में और 2008 में रिसेशन आया
पूरे वर्ल्ड में, लेकिन भारत उससे कभी प्रभावित नहीं हो सका। इसका श्रेय अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह को आप देते हैं, जो तात्कालिक प्रधानमंत्री थे, तो वह चिंतन भी नेहरू से प्रभावित था। तो सिद्धांत, इसलिए मेरी मान्यता है, मैं स्थापित करना चाहता हूँ कि नेहरू जैसा प्रशासक, नेहरू जैसा राजनीतिज्ञ, नेहरू जैसा कूटनीतिज्ञ, व्यक्तित्व, वैदेशिक सोच, वैश्विक सोच रखने वाला दुनिया का कोई चिंतक नहीं है। चाहे वह कार्ल मार्क्स हो, चाहे मैक्स वेबर हो, चाहे वो आज का अल्थुजर हो, ग्राम्सी हो, फोको हो, जीन पॉल सार्त्रे हो, या पॉल स्वीजी हो, पॉल ब्रान हो, हमजाल्बी हो, ये सारे चिंतन की धारा का मुख्य स्रोत जो है पंडित नेहरू का माइंड था, पंडित नेहरू की सोच थी। इसलिए आज की दुनिया में भी, उत्तरोत्तर आधुनिकतावादी समाज में भी, अगर किसी सैद्धांतिक आयाम को स्थापित किया जाता है तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया को किसी भी रूप में अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मैं आप लोगों के बीच में द ग्लिम्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, या अपनी पुत्री को जो उन्होंने पत्र लिखा है, वह पत्र नहीं है, वह संग्रहालय में संग्रहित करने के लिए लिखा गया हुआ है। तात्कालिक परिस्थितियों में जेल में रहते हुए उनकी विचारधारा कितनी, या उनकी बौद्धिक शक्ति या बौद्धिक सोच जो है कितनी महत्वपूर्ण रही है, यह वह स्पष्ट रूप से दिखाता है। तो एक चिंतक के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका केवल भारतीय परिवेश में नहीं, सार्वभौमिक परिप्रेक्ष्य में है। इसीलिए बैटन रसल ने स्पष्ट रूप से कहा, जो उस समय के महान साहित्यिक चिंतक थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि दुनिया का एक महान साहित्यिक सपूत चिंतक भारत का प्रधानमंत्री बन रहा है। वह भारत का प्रधानमंत्री केवल नहीं, बौद्धिक रूप से वह पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व, बौद्धिक वर्चस्व स्थापित कर सकता है और करने वाला है। वह विचारधारा, उस विचारधारा को मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। इसलिए महान समाजशास्त्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका को हम किसी भी कीमत पर अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। हालांकि पूरी दुनिया इसे अस्वीकार करने में लगी हुई है, लेकिन भारत की बौद्धिक शक्ति जो है, वह दुनिया की बौद्धिक शक्ति की एक समय था जिस समय मैं गाया करता था कि पूरब से चलल ब्यार, पश्चिम उजियार भई। ये धारा जो है पंडित नेहरू की विचारधारा को आत्मसात करते हुए लिखा जा सकता है, कहा जा सकता है। तो मुझे आशा है आप पंडित नेहरू के चिंतन को आप लोग आत्मसात करेंगे और इसमें किसी भी प्रकार की आप लोगों को सवाल पूछना हो, कोई प्रतिवाद हो, विरोधाभास हो, तो मुझे अवगत कराने का प्रयास करेंगे। मैं उसमें उस चिंतन को नए ढंग से पढ़ने का प्रयास करूंगा और आप लोगों के बीच में उपस्थित होकर के उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आज
एक समाजशास्त्री के रूप में, एक चिंतक के रूप में, भारत के निर्माता के रूप में, आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में, प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में। अभी इस पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे और आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। इसे सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर शेयर करते रहेंगे और अपना प्यार बनाए हुए रखें। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के साथ दूसरे एपिसोड में मैं जल्द आप लोगों से रूबरू होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।